बच्चों, एक बार फिर से टाइमिंग स्टार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 के मॉडल पेपर का सैंपल पेपर। जो कक्षा 10 का एग्जाम पैटर्न है उसका सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। तो आज जो हमारा विषय होगा चर्चा का वो होगा सैंपल पेपर, या इसको क्या कहते हैं, मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर ऑफ क्लास 10, सॉरी, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो कक्षा के 10 के मॉडल पेपर पर, कक्षा 10 के मॉडल पेपर के विषय पर बेस्ट होगा। तो आज में जो इस वीडियो में गणित जो विषय सब्जेक्ट कौन सी होगी आज की हमारी सब्जेक्ट होगी, वो होगी मैथ होगी। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो मैथ के कुछ सैंपल पेपर है जिसको कुछ एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि 17 का वर्ग क्या होगा। जो ये पेपर जो मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ये जो अभी नए कोर्स ने संशोधित सिलेबस के अनुसार है, संशोधित पेपर पैटर्न के अनुसार है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे पहले मैं बता दूं। तो आज का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि 17 का वर्ग क्या होगा। वर्ग, ठीक है, आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा कि पेपर, आपको जो क्वेश्चन वो आपको दिख रहा होगा कि 17 का वर्ग क्या है। इसमें कोई विधि नहीं दी गई, तो हम बताएंगे कि 17 का वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। कैसे होगा, कोई भी एक विधि से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लो 17 + 3, एक इस विधि से कर देंगे हम, तो चलेगा 17 - 17 है। ठीक है, -3 + 3 का स्क्वायर। अब इस विधि से करेंगे तो भी चलेगा, किसी भी विधि से कर सकते हो। तो ये होता है 289। देखो ये हो जाएगा 20 इंटू ये 14 + 9। ठीक है, तो 9 इंटू ये हो जाएगा 289, सॉरी 280 + 9, तो ये हो जाएगा 289। तो पहला सवाल हो गया आज का हमारा। और दूसरा सवाल वो कह रहा है कि बहुपद, ठीक है, मैं यही करा देता हूँ। दूसरा सवाल है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर प्रश्न के 10 सेगमेंट है। एक पहले क्वेश्चन के 10 सेगमेंट है, उसमें एक नंबर के सवाल है, वो एक नंबर के सवाल है, मैं जल्दी से करा देता हूँ। दूसरा है कि हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है fx = 4x + 2। ठीक है, तो हमें एक बहुपद दिया हुआ है fx = 4x + 2। वहां में हमें ज्ञात करना है कि x = 2 पर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x = 2 पर रखेंगे तो f2 बराबर हो जाएगा 4 × 2 + 2। समझ में आया आपको। हमें एक बहुपद दे रखा है 4x + 2, fx = 4x + 2। तो हम पूछ रहे हैं कि x = 2, ये क्या है, 2 है। ठीक है, तो x = 2 पर fx बहुपद की वैल्यू क्या होगी। तो हमने f2 बराबर fx में 2 रख दिया, तो f2 = 4 × 2, ये हो जाएगा 8 + 2, मतलब ये हो जाएगा 10। तो इसका ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। और पहले वाले का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, वो होगा बी। ठीक है, बी राइट होगा। ठीक है, तो चलते तीसरे सवाल पर। हाँ, तीसरा सवाल है वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग होगा। हमें एक द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 8, और इसके जो बहु शून्यक है उनका योग पूछ रहा है। मतलब हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है, उनके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यकों का योग बताना है। तो देखो, हमें इनके शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x = 0, सॉरी, इस बहुपद को x 0 के बराबर करते हैं। फिर उसके बाद गुणनखंड विधि या किसी सीधी आचार्य विधि से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से करेंगे। अब देखो यहाँ पर है 1 × 8 -8 बराबर हो जाएगा -8। अब -8 उतर लाना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब इसको मैंने गुणनखंड 2 भागों में बांट दिया। इसको यहाँ पर देखो, ये इसको हम ऐसे कर दिया। हम यहाँ पर एक x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो याद देगा x - 4 + 2 × x - 4, ठीक, बराबर 0 होगा। कैसे आया, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब देखो इस पद में से हम x कॉमन लेंगे, तो देखो x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x² - x, और यहाँ 4x में से x कॉमन ले लिया तो बचेगा -4। तो यहाँ पर +2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x, और यहाँ बच गया -4। तो ये हो गया बराबर 0 के। अब देखो यहाँ पर एक ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम देखो x - 4 को कॉमन लेंगे यहाँ पर हम, तो देखो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ पर लेंगे +2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखो ये हमारे पास आगे इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। इसको फैक्टर कर दिया हमने, फैक्टर में तो फैक्टर कहते हैं, फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणज। ठीक है, तो अब इसको हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, देखो, ठीक है, तो x - 4 = 0,
और इसी प्रकार हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -2 और ये हो जाएगा x बराबर 4। मतलब कि जो पहला शून्यांक क्या आ गए, माना अल्फा और बीटा शून्यांक है दोनों, तो अल्फा आ गया है 4 और बीटा है वो -2 का है, ठीक है। तो इन दोनों का योग करेंगे तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, शून्यांक है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे 4 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। देखो इसका कौन सा आंसर राइट होगा, तो इसका आंसर राइट होगा वो होगा, ठीक है। कौन सा होगा, 2 आया तो कौन सा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर सी राइट होगा, ठीक है। सी आंसर राइट होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो सी आंसर राइट होगा। तो अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि sin π/6 का मान, अगला सवाल है वो हमारा sin π/6 का वैल्यू क्या होगा। अब देखो π/6 कितना कौन होता है, आपको मालूम है तो डायरेक्ट अब लिख देना 1/2। अगर मालूम नहीं तो मैं एक बार मैं लिख देता हूँ कि जैसे मान लो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन के बराबर होता है 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री का कौन होता है, जैसे मान लो 80 डिग्री का यहाँ से कौन बढ़ाया ये, तो ये होता है पाई रेडियन के बराबर, ठीक है। तो अब देखो ये होता है पाई रेडियन का, तो अब इसको दोनों तरफ 6 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा π/6 और ये π/6, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो 180 में 6 का भाग दोगे 30 डिग्री का बढ़ेगा। देखो ये हो जाएगा sin 30 का मान कितने हो जाएगा, sin 30 डिग्री का मान, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया इसका, कौन सा आंसर सही होता है एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसका आंसर सही होना चाहिए, वो होना चाहिए बी, ठीक है। कौन सा आंसर राइट होना चाहिए, बी। तो आपको ये आंसर मिल गया है। तो अब कह रहा है एक दूसरा सवाल, अगले वाला सवाल कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। मतलब कि अब क्या कह रहा है कि एक खंभा है, ठीक है। जैसे मान लो ये खंभा है और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, माना h है, और इसकी परछाई आ रही है, मतलब जो यहाँ पर एक सूर्य महाराज है, एक मैं इसको समझाऊं कि यहाँ हमारे सूर्य महाराज है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम सूर्य की किरणें आ रही है और यहाँ एक खंभा खड़ा है, ठीक है, ये खंभा है। अब यहाँ से देखो खंभे की छाया होगी, नहीं परछाई मतलब छाया, तो यहाँ खंभे की परछाई होगी, क्या होगी, परछाई कैसे लिखते हैं यार मुझे मालूम नहीं, ठीक है, सॉरी, परछाई, ठीक है, ये होगी परछाई। ये है पोल क्या बोल, खंभा, ठीक है, ये हमारे पास पोल है। तो इसकी देखो इसकी ऊंचाई h है और इसकी माना इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी परछाई वो इसकी लंबाई कितनी होगी, वो भी h होगी। तो हमें बताना है कि इसका कोण कितना होगा, ठीक है। एक बार ये यहाँ जा रहा है तो ये देखो यहाँ सूर्य को कोण बढ़ रहा है, वो मैं ये सॉरी उन्नयन कोण तो ये होगा, ठीक है। उन्नयन कोण कौन सा होगा, ये होगा, माना ये थीटा है, ठीक है। तो अब देखो थीटा, अब इस ये कोण थीटा है तो ये कोण कौन सा होगा, तो वो भी थीटा होगा। ये सिंपल ज्यामिति है, ठीक है। देखो ये दोनों रेखा समांतर है, बीच में एक आड़ी लाइन खींच दी, ये कौन थीटा, तो ये कौन थीटा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको। अब हम लगा देते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब और ये आधार, ठीक है, ये क्या है आधार, ठीक है, और ये है लंब। तो देखो लंब बटा आधार क्या मतलब h बटा h, लंब बटा आधार h बटा h, और ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा का 1 मान कब होता है कि tan थीटा बराबर tan 45, ठीक है। tan थीटा का मान tan थीटा बराबर 1 आया, और tan थीटा 1 कब आता है, जब कोण 45 डिग्री हो, तो tan थीटा बराबर 45, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 45, ठीक है। तो ये tan से tan चला जाएगा और ठीक थीटा कितना बचेगा 45। समझ में आ गया आपको। तो इस कोण का मान होगा वो कितना होगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमारा अगला सवाल देख लेते हैं एक बार फिर से। तो इसका आंसर राइट होगा वो कौन सा होगा, ए आंसर राइट होगा, ठीक है। कौन सा, ए आंसर राइट होगा, ए सिंपल मैथ है, इसमें कुछ नहीं। हमारे कितने 5 सवाल हो गए लगभग। तो एक बार मैं अगला देख लेता हूं, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप में डाउनलोड किया है तो मैं एक बार देख लेता हूं फिर से। तो अगला सवाल है वो छठा है, मतलब पहले का जो 6 है भाग, ये पहला क्वेश्चन है, पहले का छठा भाग, छठा सवाल है वो कह रहा है कि बिंदु 5 - 2, ये मेरे पॉइंट दे रखा है, क्या है, ठीक है, 5, -2 से x अक्ष की दूरी। अब आप सवाल तो देख ही रहा होगा, ठीक है, सवाल दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो -5, 2 से दूरी ज्ञात करें। देखो ये है हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। हमें यहाँ पर अगर हम इस पर निरूपित करना चाहें किसी पॉइंट को, तो हम ऐसे निरूपित करेंगे नहीं करेंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 6, अब इस पॉइंट को निरूपित करेंगे, माना ये पॉइंट P है,
तो P को निरूपित करेंगे, देखो x बराबर 5 चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ आ गए। और y पर कितना चलना पड़ेगा, 2 माइनस, तो इधर जाएंगे, इधर जैसे नीचे जाएंगे, तो नीचे जाएंगे कितना, 1 और 2, तो y पर -2 और x पर 5, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट लगभग कहीं, सॉरी लगभग कहीं यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब बता रहा है कि ये पॉइंट यहाँ है, तो हमें इस पॉइंट की x अक्ष से न्यूनतम दूरी, मतलब ये दूरी पूछ रहा है तो न्यूनतम दूरी बताएंगे हम इसको, बेसिकली हमें x अक्ष से न्यूनतम दूरी बतानी है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी होगी, -2, नीचे जाइए तो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, +2 इकाई, ठीक है। इसमें क्या दिखाई, इकाई दे रही, ठीक है, +2 इकाई। तो इसमें आंसर राइट होगा, वो होगा बी। इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट होगा, आपको बी आंसर राइट करना है। तो अगला सवाल है, वो कह रहा है कि आकृति में DE, आपको आकृति दिख रही है, उसमें कह रहा है कि DE समांतर BC हो तो AD बराबर 4। अब हम एक त्रिभुज दे रखा है, उसमें एक बार मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, कितना प्रॉब्लम चल रहा हूं, सॉरी थोड़ा आप वीडियो को धीमे करके चल लेना, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार फिर मिटा देता हूं, हाँ यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो ये आज नई टेक्निक है, तो टेक्निक में आप थोड़ा मजा लो, है और कुछ नहीं है, बस एकदम बहुत मजे में। आप कितना बज रहे हैं, लगभग 6 सुबह शाम के 6 बज रहे हैं। हाँ, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो लगभग आपको सुबह डिलीवर हो जाएगा, तो आप एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। तो अगला सवाल है, वो कह रहा है कि हमारे पास एक आकृति है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ये है A B और C, और अगला कौन सा है, DE। एक यहाँ से कोई कट दे दिया है, भुजा दे दी E। अब हमें दे दिया है कि A और D वो 4 सेमी है, दूसरा है कि B और D वो 6 सेमी है, और कह रहा है कि AE है वो कितनी है, 5 सेमी है। तो हमें ये ज्ञात करनी है, इसी ज्ञात करनी है, हाँ ये इसी ज्ञात करनी, तो हमें इसी ज्ञात करनी है। माना ये x मीटर है, या मीटर किसमें, सेमी है, माना ये x सेमी है। तो देखो एक बेसिकली फंडा होता है कि अब इसका और इसका अनुपात लगोगे और इसका अनुपात लगोगे तो आपको बराबर होगा, मतलब कि AD बट्टा BD, सॉरी भाई, B और D बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC, ठीक है। ये बेसिकली ये प्रूव है, और आपको 10वें पार्ट में लगभग मिल जाएगा, ठीक है, मतलब जो मैथ का 10वां इकाई 10वीं इकाई उसमें मिल जाएगा। अब AD क्या है, 4, और BD है वो कितनी, 6, बराबर हो जाएगा AE है वो 5 है, और x और EC है वो हमने माना x है, हमें ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या करोगे आप, बदल गुणा विधि कर लोगे, ठीक है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो देखो 4x बराबर 6 गुणा 5, ठीक है। अब x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 5 बटा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब कि 5 3 15, तो x बराबर हो जाएगा 15, सॉरी भाई 15 बट्टा 2, मतलब कि 7.5। तो x का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया, 7.5 आ गया। तो मतलब जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 7.5। तो इसका आंसर राइट होगा, वो होगा C, मतलब 7.5 सेमी, ठीक है। तो अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, एक बार कौन सा सवाल है। अगला सवाल क्या है, आपको मिल रहा है कि 3 समरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्तों की संख्या, 3 समरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या। 3 समरेखीय मतलब एक रेखा में होने वाले बिंदु, जैसे मान लो एक बिंदु हमारे पास ये है, एक ये है, और एक ये हमें, ठीक है। तो ये एक रेखा में सीधी लाइन में, जैसे मान लो कोई एक लाइन होती है राइट, एक सीधी लाइन, उसमें किसी को बेंड नहीं होता है, वो होती है उस लाइन में एक 3 समरेखीय बिंदु है। तो इन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त की संख्या बतानी है। जैसे मान लो हम यहाँ से वृत्त मानेंगे, तो एक वृत्त ये बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा, और तीसरा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वृत्त बन गए। देखो इस वृत्त में देखो, ये वृत्त तो है, बट इस बिंदु को छोड़ रहा है, वो कह रहा है कि 3 बिंदु से जाना चाहिए, बेसिकली कम से कम 3 बिंदुओं से जाना चाहिए, ठीक है। और देखो इसको देखो, ये 2 बिंदुओं को जा रहा है, बट इस बिंदु को छोड़ रहा है। ये देखो इस बड़े वाले वृत्त को देखो, ये इससे जा रहा है, दोनों इन दोनों बिंदु से जा रहा है, बट इसको छोड़ रहा है, मतलब कि 3 बिंदु से नहीं जा रहा है। तो इस 3 बिंदु से जाने वाले वृत्त को, जैसे 3 बिंदुओं को अगर हम मिला के चले, देखो यहाँ से इधर जाएंगे, फिर हम इसको बेंड करके थोड़े वृत्त बना सकते हैं, तो ये वृत्त नहीं होगा, मतलब कि इसको बेंड करके वृत्त नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि 3 समरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्त की संख्या होगी, वो कितनी होगी, 0, मतलब कोई 3 में समरेखीय बिंदुओं से कोई वृत्त नहीं जा सकता है। तो मैं इसको मिटा दूं और इसका आंसर राइट कर देते हैं, वो C। इसका आंसर राइट होगा, वो कौन सा होगा, C मतलब 0, ठीक है, वो 0 ही, हाँ ठीक है, कोई 0, हाँ 0
शून्य वर्ग होंगे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। पहले का नाइन्थ क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक गोले का व्यास है वो हमारे पास दे रखा है। नाइन्थ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का व्यास दे रखा है। गोले का व्यास मतलब क्या दे रखा है हमें, मान लिया व्यास मतलब डी है, वो दे रखा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखो आयतन ज्ञात करने के सूत्र क्या है, आयतन के लिए है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन का सूत्र है। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, 4/3 ये मिल गया, पाई हमें जरूरत नहीं है, और आर चाहिए। हमें क्या चाहिए, आर मतलब त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या, आर बेसिकली क्या है, त्रिज्या, सॉरी मैं लिख देता हूँ त्रिज्या है, ठीक है। और ये ठीक है, तो देखो इसमें देखो आर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर होता है d/2, मतलब व्यास का आधा करोगे तो आर प्राप्त हो जाएगा। तो डी कितना है 6 और 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब आर का मान आ गया, वो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो इसमें मान सकते हैं आर का, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 3 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 पाई, मतलब 360 पाई घन सेमी, क्या होगा, घन सेमी या सेमी क्यूब बना देते हो, या इसको सेमी घन कह देते हैं, सेमी की 3 पावर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आज का आंसर हो गया। इसका आंसर कौन सा राइट होगा, ये इसका भी सी आंसर राइट होगा, मतलब राइट होगा। 36 पाई सेमी क्यूब बता रहा है, ठीक है। ये दूसरा तो कोई बता, सेमी क्यूब, ठीक है, ये राइट होगा, ठीक है। तो ये लगभग आपका 9वां क्वेश्चन हो गया है, और मैं अगले पर चलता हूं। वो क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। अब कह रहा है कि हम 10वां है, वो कह रहा है कि बटन, एक हमें बटन दे रखा है, क्या दे रखा है, बटन। बटन बोले तो आपको समझ में आ गया होगा, बटन क्या होगा, 1 है, 3 है, ठीक है, 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है, 9 है। एक हम बटन दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, बटन। इसका माध्यक ज्ञात करना है, क्या करना है, माध्यक, सॉरी क्या ज्ञात करना है, माध्यक, ठीक है। तो माध्यक को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो माध्यक के लिए क्या हो जाएगा, माध्यक के लिए अगर सम है, तो अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, देखो अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, क्या करेंगे, आरोही क्रम में। एक बार मैं चेक करके आता हूं वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ वीडियो आ तो रहा है सही। हाँ, आपको नजदीक आने से जो आवाज आ रही है वो एकदम अच्छी आ रही होगी। यहाँ पर मेरे पास कोई माइक नहीं है, इसलिए थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है। अगर एक बार मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो बाद में आपको माइक किसी भी क्वालिटी में परिवर्तन की, कोई भी क्वालिटी की प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको नहीं आएगी, ठीक है। समझ लो कि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो लिखने पर लेकिन आगे क्रम में लिखेंगे। देखो आगे मतलब 1 2 3 मतलब छोटी से स्टार्ट करके बड़ी तक लिखना। तो छोटी है वो 1 है, बड़ी है वो उससे बड़ी है वो 3 है, फिर सॉरी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 और फिर आएगी 9। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, ठीक है। तो हमें देखो ये आरोही क्रम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इनकी सम या विषम संख्या ज्ञात करेंगे। अगर इनकी संख्या है वो सम है तो सम संख्या प्लस 1, मतलब इसका जो अगर ये सम है तो जो संख्या प्लस और अगर ये संख्या सम है तो और अगर विषम है तो अलग अलग से माध्यक निकलता है। यहाँ पर क्या है, विषम है, ठीक है। तो विषम के लिए हम क्या करते हैं कि n+1/2 कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, n+1/2। तो ये देखो n मतलब कितना है, 5 है। n का मान हमारे पास क्या है, 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। तो 5 + 1/2 ये हो जाएगा 6/2 मतलब 3, मतलब तीसरी संख्या है वो इसका माध्यक होगी। तीसरी संख्या कौन सी है, 1 2 3 मतलब 3। तो इसका माध्यक होगा वो क्या होगा, 3, मतलब कि इसका आंसर राइट होगा वो होगा, मतलब कि ए राइट होगा। तो ये था एक सवाल। अगला कह रहा है कि सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। सूत्र निखिलम का प्रयोग करके
105 का वर्ग ज्ञात करना। एक बार पानी भी गया देखो, निकिलम सूत्र निकिलम से ये वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें उसके आधार मानना पड़ता है। तो हम आधार मानेंगे, वो क्या हो जाएगा, आधार हमारा आधार हो जाएगा हमारे 105 के लिए वो 100 हो जाएगा। फिर हो जाएगा विचलन, देखो विचलन क्या हो जाएगा, 105 में से 100 घटाओ तो कितना बचेगा, वो बचेगा प्लस के 5, विचलन 5 हो गया। अब इसके लिए सूत्र था, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, तो विचलन हो गया वो हमारे, इसको मैं थोड़ा कर लिख दे रहा हूँ 5, ठीक है। तो सूत्र था, हम इसको दो भागों में बांटेंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष। इसमें क्या है कि संख्या प्लस विचलन, और यहाँ आता है विचलन का स्क्वायर। इसमें संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। देखो संख्या मतलब 105, ठीक है, प्लस विचलन, मतलब विचलन मतलब 5, और विचलन का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 105 और 105 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, ठीक है। तो अब देखो इसको अब पूरा हल करोगे, ये हो जाएगा 11025। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर हो गया, तो हमें जो अगला सवाल कह रहा है कि तीसरा सवाल है, वो कह रहा है कि सूत्र निकिलम से 13 का घनफल ज्ञात करना है। मतलब कि घन ज्ञात करना, घनफल ज्ञात करना 13 का, कितने का, हमें राइट 13। देखो इसमें आधार हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है, और विचलन हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 3। तो इसके लिए सूत्र क्या है कि संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। अब इसको 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, इसमें हो जाएगा 3 गुणा विचलन स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा विचलन का क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विचलन का क्यूब मतलब कि 3 का क्यूब, ठीक है। इसमें हो जाएगा 3 गुणा विचलन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा संख्या है 13 प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा 3, संख्या 13 प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 1 3 6 प्लस 13, ठीक है। इसी प्रकार 1 3 9 और सॉरी 13 का ज्ञात करना है, ठीक है, 12 का ज्ञात करना, सॉरी कितने का ज्ञात करना है हमें, 12 का। देखो यहाँ पर 12 लिख देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2। देखो 2 गुणे 2 4, 4 ये 12, तो ये हो जाएगा 12, 2 2 4 4 4 12, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया 8, ये हो गया 12, और ये हो गया कितना हो गया, ये 12 और 4 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, इसका 8 है, इसका इधर 1 चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 17। तो इसका आंसर राइट होगा वो कितना हो गया, 1728, ठीक है। तो 12 का घन होगा वो कितना हो जाएगा, 1728। अगला सवाल देखते हैं हम कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 6 9 एपी दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, एपी दे रखी 6 9 12 15, ठीक है। इसका 7वां पद ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है, 7वां पद। देखो इसके लिए प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद ए होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 6, सार्व अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 - 6 मतलब 3, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमें, और n का मान है हमारे पास आ जाएगा 7। तो जो सूत्र है वो है सॉरी an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब इसमें मान रख देते हैं, an मतलब a 7 बराबर a मतलब कि 6 प्लस n मतलब कि 7 माइनस 1 इंटू d मतलब कि 3, ये हो जाएगा 6, तो 6 गुणा 3, और ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर a 7, ठीक है। तो a 7 बराबर हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। तो मतलब ये 7 होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो राइट आंसर होगा 24। अब इसको एक बार चेक करो आप, ये 6 है, इसमें 3 जोड़े 9, इसमें 3 जोड़े 12, इसमें 3 जोड़े 15, ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां हो जाएगा 18, छठा हो जाएगा 21, और 7वां हो जाएगा 24। तो हमें 7वां ज्ञात करना, तो वो 21 आ गया। अब ठीक है, ये हो गया। अब अगला सवाल है वो कह रहा है कि ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि दो खिलाड़ी राम और श्याम संघर्ष खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, और तो श्याम की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्लस हारने की बराबर हो जाएगा 1 के। मतलब जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता वो कितने के बराबर हो जाएगी 1 के, ठीक है। तो देखो जीतने की प्रायिकता है किसकी है, राम जीते या श्याम जीते, हमें उसमें कोई मतलब नहीं, हमें बताना है जीतने की प्रायिकता हारने की प्रायिकता है, ठीक है। तो देखो जीतने की प्रायिकता वो 4/5 है, मतलब जीतने की 4/5 है, ठीक है। और हारने की प्रायिकता है उसको मान लेते हैं, मान लो PB मान लिया या PA मान लिया कोई भी, और ये हो जाएगा ये। अब देखो PB का कितना मान हो जाएगा 1 - 4/5, और PB बराबर हो जाएगा सॉरी
और पी भी बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसको अब लेस लेगो तो 5 और ये 5 माइनस 1 4 बराबर 1/5। तो इसका आंसर राइट होगा वो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब ये सवाल हो गया लगभग मुझे 5वां लगता है हो गया है। अब अगला सवाल है छठा। छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में, मतलब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य देखो पासे को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अभाज्य संख्या क्या है, एक तो न अभाज्य है न भाज्य, न अभाज्य और न भाज्य। ठीक है, और 2 है वो अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य कौन से हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगी। देखो तो 4 भाज्य 6 भाज्य, ये अभाज्य मतलब एक न अभाज्य न भाज्य, और ये हो जाएगी कितनी 3, मतलब जो 2 3 और 5, तो इसमें कितनी संख्या है टोटल 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर है, 3 नंबर हो जाएंगे। तो देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसको मान लो पी ए है तो ये हो जाएगी संभावना बटा कुल संभावना, मतलब अनुकूलित संभावना बटा कुल संभावना। अनुकूलित है 3 और कुल है वो 6, मतलब 5 पर 6 प्रकार से आ सकती है। तो ये हो जाएगा, अब इसको काटोगे तो हो जाएगा 2, 1/2। इसकी जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया है। इस वीडियो में तेज करा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन जल्दी करा रहा हूँ तो कि आपको समय डिस्टर्ब ना हो सको। अब देखो रोग दृष्टि दूरी का समय डिस्टर्ब ना हो सको। अब देखो रोग दृष्टि दूरी का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो रोग दृष्टि दूरी का समीकरण क्या है कि रोग दृष्टि दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, मतलब प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी बराबर रोग दृष्टि दूरी। ये समीकरण है, आप लिख देना। अब अगले 8वां सवाल है वो कह रहा है कि वाहनों के लिए PUC का पूरा नाम लिखिए। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, मतलब जो से वाहनों को दिया जाता है पॉल्यूशन अंडर। ठीक है, और अब कह रहा है कि नवा सवाल कह रहा है कि बिंदु 2 और 5 के 2 5 और 5 6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, बिंदु 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी का सूत्र है वो हमारे पास है, ये इस प्रकार है कुछ कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास डी दूरी। ठीक है, और मैं देखो x2 और x1 आपको दिख रहे हैं, मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट नहीं देखो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब इसको 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आज का लगभग आंसर। देखो ये हो जाएगा, अब देखो इसमें 3 का कॉमन लेके तो 1 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 और 3 देखो ये अंडर रूट में है, तो देखो अब इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, मतलब कि 3 अंडर रूट 2। इसका आंसर होगा वो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। आप मैथ के स्टूडेंट, अगर आप मैथ पसंद करते हो तो एक, अब क्या 10वां सवाल कह रहा है कि एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ होगा। एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे मान लो ये हमारा नियत बिंदु है, कोई मान लो P बिंदु नियत है हमारा, उससे सदैव समान दूरी पर, उससे सदैव समान दूरी मतलब कोई दूरी मान लो, समान दूरी मान लो, एक कोई है मान लो कोई है T, मान ले T समान दूरी है। ठीक है, तो वो समान दूरी पर चलने वाला, जैसे हम यहाँ पर यहाँ से T चलेंगे, फिर यहाँ से T चलेंगे, फिर यहाँ से T चलेंगे, फिर यहाँ से T तक चलेंगे, फिर यहाँ से T तक चलेंगे, फिर यहाँ से T, फिर यहाँ से T। ठीक है, तो इस प्रकार चलेंगे तो उसका बिंदु पथ क्या होगा। देखिए इस बिंदु को मिलाओगे बिंदुओं को तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक वृत्त प्राप्त हो रहा है। तो मतलब इसका अर्थ होगा वो क्या होगा, एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ है वो वृत्त होगा। ठीक है, अगला है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको पेपर थोड़ा बाहर चला जाएगा। तो एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक, देखो पासे को फेंको तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब हमें कह रहा है कि 4 से छोटा आना चाहिए, 4 से छोटा अंक आना चाहिए, मतलब 4 नहीं आना चाहिए, 4 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, 4 से छोटा आना चाहिए, मतलब 4 उसमें शामिल नहीं है। तो 4 से छोटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 2 3। तो कुल संभावना कितनी है, कुल है वो 6 है। ठीक है, ये
इसको अगर प्रोबेबिलिटी माने तो कुल संभावना 6 और घटित कितने होने वाले, मतलब अनुकूलित कितनी है, वो है 3। तो ये हो जाएगी 3 1/2, मतलब इसको 2 से काट देंगे तो 1 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगी इसके आंसर। अगला सवाल अब खंड बी आ गया है लगभग। तो अब हमें देखो, तो ये खंड बी का पहला क्वेश्चन है, द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात करो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्यों पता दे दिया है आरबीएसई वालों ने। मैंने ये दूसरा कहीं से डाउनलोड नहीं किया है, मैंने जो आरबीएस या बीएसईआर है, मतलब राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है, उसी वेबसाइट से मैंने ये नोट पेपर डाउनलोड किया है, उसी में ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1725 का 7225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 7225। ठीक है, इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास कोई एक है, सॉरी ये है 7225, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में लिख देना। तो इस द्वंद्व योग विधि जो वैदिक 10वीं का जो वैदिक पार्ट है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखो 1725, मतलब इसमें देखो या इस टर्म को देखो, इसमें कितने का वर्ग आ रहा है, देखो 8 का 8 का, अगर 8 का देखो तो 64 होगा। ठीक है, तो 8 का कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 64। अब देखो 8 का 8 कितने बार बोला? 64, यहाँ पर 8 नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, 72 में से 64, 72 में से 64 को घटाएंगे, देखो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और ये हो जाएगा 0। फिर अब इस पद को पूरा को उतारेंगे, 25 को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, 25 को उतार दिया, फिर बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 8 और 8 16 हो गया। अब इस 16 को 82 में भाग देंगे, मतलब इस 16 का 82 में भाग देंगे, कितने का? 16 का। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16 85। ठीक है, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना बार हो जाएगा? 5 बार। इस पद में नहीं दिया मैंने, क्योंकि इस पद में मतलब 16 का बेसिक नॉलेज हमें प्राप्त हो जाए। कितने का? 165 का। 165 का भाग देते हैं 8 में, कितने बार जाता है? देखो 825 में 165 का भाग देख के देखो। ठीक है, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 165। चलो 10 बार जाएगा तो कितना होगा? 10 बार जाएगा तो 1650 होगा। और 5 बार जाएगा तो 5 बार जाएगा तो कितना होगा? 825। तो 5 बार चला, कितना बार चला जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 5 बार। इसको मल्टीप्लाई कर देते 5 से, तो 825 यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -0। मतलब कि जो पहले यहाँ पर गया था वो कितने बार था? वो 8 था, और यहाँ पर कितना बार गया? 5 बार। तो इसको आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 85। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख कर देना, और मैं आपको इसके ऊपर एक बेसिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगला सवाल है, वो कह रहा है कि अगला सवाल मैं नहीं करा देता हूँ आपको। तो सवाल आपको पहले सवाल देख लो कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमश -3 और 2 है। देखो माना कोई एक समीकरण आपको मतलब क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं पहले शुरू करा रहा हूँ। माना कोई दो उसके जो शून्याङ्क होंगे वो 2 होंगे, अल्फा या बीटा। माना 2 अल्फा और बीटा शून्याङ्क है। ठीक है, तो शून्याङ्क का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है वो कितना दिया है? -3, और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुणनफल दिया है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जो प्रश्नावली ध्यान से पढ़ी होगी, तो अगर इनका गुणन मतलब इनका योग है अल्फा और बीटा, वो होता है -b/a, और जो इनका गुणनफल होता है वो होता है c/a। ये हमने संबंध पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें, इसको समीकरण 1 माने और इसको 2 माने। ठीक है, तो देखो अगर हम 1 से ले समीकरण 1 से, तो हो जाएगा -b/a बराबर -3/1। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो गया। अब देखो, अब इसका सीधा मतलब निकालोगे तो a का मान है वो हमारे पास आ रहा है 1, और b का मान है हमारे पास कितना आ रहा है 3। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से देखें तो c/a बराबर हो जाएगा 2/1। देखो a का मान यहाँ पर 1 आ रहा है, और c का मान है वो कितना आ रहा है? 2। ठीक है, तो देखो ये बेसिक नॉलेज था आपके जो आपको आना चाहिए था। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। और
कोई भी द्विघात समीकरण, हमें ये इसमें क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरण है, और कोई भी द्विघात समीकरण इस टाइप का होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दुनिया का कोई भी द्विघात समीकरण इस टाइप का होगा। दुनिया का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण, कौन सा द्विघात, किस प्रकार होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो उसने हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखे थे, मतलब इनका योग और दे रखा था। उससे हमने इस संबंध से हमने ए बी सी और ए बी और सी के ए बी सी के मान याद कर दिए। अब इन ए बी सी के मान यहाँ रख देते हैं। ए का मान कितना है 1, तो 1x², ठीक है। बी का मान कितना है 3, तो 3x, प्लस सी का मान है वो 2, तो ये हो जाएगा 0। तो ये समीकरण होगा वो क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 2। तो 14वां सवाल है वो कह रहा है कि असमीका x बड़ा है 2, x बड़ा या बराबर है 2 के आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। देखो x बड़ा है 2, x बड़ा या बराबर है 2 के, ठीक है। मतलब कि 14वां सवाल है वो है असमीका दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, असमीका, ठीक है। वो क्या है, ये असमीका दे रखी है, इसका आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात करना है। अब इसको क्या करेंगे कि इसको समीकरण में बदलेंगे, ठीक है। समीकरण में बदलने पर, ठीक है, समीकरण में बदलेंगे। देखो x बराबर 2 हो जाएगा, सीधा सीधा है। मतलब जो ये है, इन चिन्हों को, इनइक्वालिटी को, चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदल लिया। अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। नहीं, पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये संतुष्ट, जो मूल बिंदु है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो मूल बिंदु क्या करेंगे, 0,0 मूल बिंदु लागू अप्लाई करने पर, या मतलब लागू करने पर, लागू को या कोई और वर्ड है वो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, आपको अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है। कि 0,0 मूल बिंदु लागू करने पर, देखो 0,0, देखो 0, इस मतलब इस समीकरण में 0,0 रखेंगे, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे। देखो 0 बड़ा या बराबर है 2 के, तो ये असंतुष्ट कर रहा है। मतलब 0 है वो 2 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, बराबर तो मान ले ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन है वो तो अप्लाई हो रही है, बट ये कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही, बड़ा नहीं हो सकता 0। तो इसके लिए मतलब असमीका वो कैसी है, असंतुष्ट कर रही है, मतलब संतुष्ट नहीं कर रही है, ठीक है। संतुष्ट नहीं करती है, मतलब कि हल क्षेत्र है वो, मार्कर को क्या हो गया भाई, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होंगे, ठीक है। किस और विपरीत होंगे, मतलब कि हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत और होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप इतने तक आप सवाल कर दिए। अब यहाँ ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। एक बार भाई जी रुको, ये हमारे पास है ग्राफ। एक बार इस इंक डाल देता हूँ थोड़ी, ग्राफ बनाया। अगर इस पर हम इसको प्लॉट करें, ठीक है, तो देखो x बराबर, समीकरण है वो हमारा क्या है, x बराबर 2, तो मतलब एक ये और 2 ये, तो मतलब ये रेखा प्राप्त होगी हमें, ठीक है, ये रेखा प्राप्त होगी। अब हमें हल का क्षेत्र ज्ञात करना है। हल के क्षेत्र के लिए क्या करेंगे कि मूल बिंदु अप्लाई करेंगे, जो हमने किया, जो संतुष्ट नहीं करता है, तो मतलब हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के तरफ नहीं होंगे, मूल बिंदु से विपरीत और होंगे, मूल बिंदु की तरफ नहीं होंगे, मूल बिंदु से विपरीत और होंगे, मतलब इधर होगा, ठीक है, ठीक है। तो हल क्षेत्र किधर है, मूल बिंदु के विपरीत और। अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि 2 sin 45 2 sin 45 cos 45 का मान क्या होगा। 2 sin 45 cos 45 का मान क्या होगा, ठीक है। 2 गुणा sin 45 मतलब 1/√2 और cos 45 मतलब 1/√2। sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इसको गुणा करोगे तो ये इससे कट जाएगा रूट, और ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये से यहाँ कट गए तो उत्तर आ जाएगा 1। तो देखो 1/, इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखते हैं 16वां सवाल। वो कह रहा है कि एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल 16 आपको दिख रहा होगा कि ढलान, देखिए पहाड़ी है हमारे पास, कोई पहाड़ी है, ठीक है, हमारे पास कोई एक पहाड़ी है,
ठीक है, थोड़ी बड़ी बन गई, छोटी बना देते, ठीक है, यहाँ इतने तक बनाते, ठीक है, मान लो इतने तक आएंगे। ये हमारे एक पास एक पहाड़ी है, तो देखो अब इसको क्या करना है कि इसके ढलान, ये ढलान मतलब यहाँ से देखो ये पहाड़ी का मेन पॉइंट यहाँ होगा, इससे ढलान, ढलान मतलब ढाल, ढाल जो मारवाड़ी में ढाल बोलते हैं, ढाल कि इस धोरे की ढाल घनी है थोड़ी कम है, तो ढलान उसको बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लोप, स्लोप SLOPE, क्या बोलते हैं SLOPE, स्लोप मीन्स ढलान, ठीक है। तो ढलान देखो ये ढलान होगी यहाँ से, देखो एक पहाड़ी की वैसे मतलब पहाड़ी सीधी नहीं होगी, त्रिभुज की जैसे कोण होता है ना, मतलब त्रिभुज की रेखा जो भुजा होती है उस प्रकार सीधी नहीं होगी पहाड़ी, तो एक मतलब एक उबड़ खाबड़ होगी, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, मतलब शिखर तक यहाँ से अगर शिखर तक पहुंचे तो कितना मीटर चलना पड़ता है, 500 मीटर, मतलब इसकी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। और अब क्या कह रहा है कि हमें इस पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब कि इस पॉइंट से हमें ये ज्ञात करनी, ठीक है। माना ये कोई बिंदु है, ये मान लिया ए है, ये बी है, और ये है हमारे पास सी है, कोई भी मान सकते हो, PQRST XYZ, मतलब जितना भी मान सकते हो, इसको आप हिंदी भी मान सकते हो। अगर आपको मानना है यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश है और यहाँ पर गणित है, तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर यहाँ पर मानना है आपको कि यहाँ पर चारपाई रखी है, यहाँ पर कोई तकिया रखा है, यहाँ पर कोई रजाई रखी है, तो भी आपका काम बन जाएगा। बट उसमें थोड़ी कठिनाई होगी, जैसे मान लो यहाँ पर रजाई लिखोगे तो उसमें रजाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी आपको सोचने में प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ ABC क्यों मानते हैं कि सरल, थोड़ी सरल है इसलिए। तो हमें ज्ञात करना है ये H ऊंचाई, ठीक है, तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और अब कह रहा है कि जो कोण है वो ढलान का उन्नयन कोण है, क्या उन्नयन कोण दे रखा है, क्षैतिज कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण बेसिकली 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखो अब हमें देखो ये ज्ञात करनी है और ये दे रखा है, मतलब कि कर्ण दे रखा है और लंब ज्ञात करना है, ठीक है, कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लंब वाला, लंब बटा कर्ण वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो लगाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात लंब वाला कर्ण वाला कौन सा है, साइन थीटा, और साइन थीटा का मान है कितना है, साइन थीटा का मान है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा लंब है वो H है और ऊंचाई है वो कितनी है, 500, ठीक है। तो 60 का कितना मान होता है, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा H बटा 500, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा √3/2 बराबर H बटा 500। अब इसको काटोगे तो यहाँ बचेगा 250 और यहाँ बचेगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो देखो हो जाएगा H बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 250 √3। इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 250 √3। और अगर इसको सटीक आंसर लिखना चाहते हो तो 1.732 को मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा आंसर अच्छा ये आंसर है, मतलब इससे अच्छा आंसर ये है। तो इसके बाद वाला सवाल है वो कह रहा है कि दी गई आकृति में, आकृति दे रखी है आपको चित्र में, आपको यहाँ पर आकृति शो हो रही होगी। तो दी गई आकृति में AO और जो मान लो ये आकृति दी रखी है हमें, ठीक है, बना सही था, ठीक ढंग बना तो नहीं है, ठीक है। ये हमें आकृति दे रखी है, बेसिकली ये आकृति नहीं, आकृति हमें ये दे रखी है, ठीक है। आकृति हमें क्या दे रखी है, ये आकृति दे रखी है, और ये है हमारा O पॉइंट है, और दूसरा वाला DG, ये AB, ये A है, ये B है, और दूसरा है ये D है, और ये है C, ठीक है, ये C है, हाँ ठीक है। तो अब देखो ये आकृति हमें दी रखी है, चित्र में आपको मिल रही होगी, और ये देखिए कितने OA वो 5 सेमी है, ठीक है। और इसी प्रकार और क्या देगा, AB है वो कितनी है सेमी, मतलब यहाँ से लेकर इतने कितना है, वो 8 है सेमी है। और तथा और कह रखा है कि OD जीवा AB पर लंब है, OD जीवा AB पर लंब है, तो CD का मान ज्ञात करना। तो मतलब CD का मान ज्ञात करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मान ज्ञात करना, कितना ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये मान ज्ञात करना है आपको। अब देखो एक जैसे मान लो कोई एक प्रमेय है कि किसी भी जीवा पर, जैसे मान लो ये जीवा है, जो त्रिज्या है जीवा पर लंब होगी, मतलब कि
कोई त्रिज्या है, वो जीवा पर लंब है, इसका मतलब है कि जो कटान बिंदु है वो जीवा को दो भागों बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर देखो एक ए बी बराबर बी सी, नहीं सॉरी ए बी नहीं ए सी, ए सी मतलब ए का सी बराबर हो गया बी सी के, क्योंकि ये त्रिज्या है, इसको तो जैसे त्रिज्या है वो जीवा को काटेगी, इसका मतलब ये भाग और ये भाग जीवा का भाग वो बराबर होगा। तो ये है एक मान लिया एक, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए सी है वो कितना हो जाएगा 4 सेमी, ठीक है 4 सेमी, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, हमें ये मिल गया 4 है तो हम इससे क्या ये ज्ञात कर सकते हैं x, माना ये x दूरी है, इससे मान लो ये हमारे पास 5 है, ये हमें 4 मिल गई, और हम क्या हमें इससे ये ज्ञात कर सकते हैं, और ये कोण कितने का है 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब है तो लंब 90 डिग्री का होगा, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारी ये याद करेंगे तो क्या 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे x का स्क्वायर ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का 25 होता है और 4 का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 9 के बराबर, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको अब x मानो तो ये हो जाएगा ऐसे, तो x का मान है वो प्लस माइनस 3 आया, तो देखो माइनस तो यहाँ पर हो नहीं सकता, मतलब कि x होगा वो कितना हो जाएगा 3, देखो ये x का मान है वो हमारे पास क्या आ गया 3, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, c और d ज्ञात करनी है, ठीक है, c और d। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो यहां से देखो एक बार फिर से कि देखो ओ डी बराबर 5 सेमी, 5 क्या ये डी है, मतलब ओ डी बराबर 5 सेमी, क्योंकि देखो ये त्रिज्या 5 सेमी दे देगी और ये भी त्रिज्या है, मतलब कि जो ए ओ है, ओ ए है वो त्रिज्या है वो 5 सेमी है, और ओ डी है वो भी त्रिज्या है वृत्त की, वो भी 5 सेमी है, मतलब वो त्रिज्या है तो मतलब 5 सेमी होगी, तो ओ डी वो 5 सेमी होगी। अब ओ डी को देखो ओ डी बराबर हो जाएगा ओ सी, ये कौन सा पॉइंट है सी था, ओ सी बराबर सी, ओ सी प्लस सी डी, ओ सी प्लस सी डी। ये देखो आप थोड़ा इसमें जूम करो कि ओ और डी ये किसके बराबर होगा, इस तीन को जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब ओ सी प्लस सी डी, ओ सी प्लस सी डी। तो अब इसको देखो, अब ज्ञात क्या करना है हमें, अब हमें ज्ञात करना है सी डी, इससे हमें सी डी ज्ञात करना है, इससे हम देखो सी डी ज्ञात करेंगे, सी डी ज्ञात करेंगे तो ओ डी माइनस ओ सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सी डी ज्ञात करने के लिए क्या देखें, ओ डी कितना है, ओ डी है वो हमारे पास है 5, और ओ सी कितना है, ओ सी ये है हमारे पास 3, ठीक है, तो सी डी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 मतलब 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2, तो इसका सी डी का मान है वो हमारे पास है 2 सेमी, 2 सेमी, कितनी सेमी हो जाएगी 2 सेमी। तो ये लगभग आंसर हो गया है आज का। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, तो देखो आज इस वीडियो का मतलब इस आज लेक्चर का जो आखिरी सवाल है वो मैं अब करा रहा हूँ आपको, और अगर जो इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी हो गए हैं, ठीक है। अगर आप सेक्शन सी और सेक्शन डी जो अगले सवाल है वो करना चाहते हो तो इस वीडियो का अच्छा रेस्पॉन्स देना, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इस आगे वाले सवाल करा दूंगा। तो देखो ये जो 19वां सवाल है, 19वां कौन सा, सॉरी 18वां सवाल और बच रहा है। 18वां सवाल में कुछ नहीं है कि देखो एक 10 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींच कर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। मान लो एक कोई रेखाखंड खींचना हमें, वो कितने सेमी का होना चाहिए, कितने सेमी का होना चाहिए, वो 10 सेमी का होना चाहिए, 10 सेमी का एक रेखाखंड खींच लिया। फिर हम यहाँ से एक न्यून कोण बनाएंगे, न्यून कोण पर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, न्यून कोण पर एक सरल रेखा खींचेंगे, क्या करेंगे, न्यून कोण पर एक सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है, हम न्यून कोण पर सरल रेखा खींच ली। अब इसको 10 भागों में 10 सेमी के मतलब एक सेमी के 10 भागों में बांटेंगे, ठीक है, एक सेमी के 10 भागों में बांटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको कोई भी नाम दे दें, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9 और x10। मतलब कि पहले एक रेखाखंड खींचेंगे कितने इकाई का, वो भी 10 सेमी का, फिर उसको एक सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है, सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको, सरल रेखा खींचेंगे, उस पर एक सेमी के
10, उस पर क्या करेंगे 10 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दिया। फिर हमें एक प्रकार लेना है, हमें कितने अनुपात, फिर हमें एक प्रकार लेना है। प्रकार आपको समझ आता है, जैसे शीश पेन डाल के उसको ऐसे करते हैं, वो लेना है, ठीक है। वो ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो अनुपात दे रखा है वो क्या करना है, 2:3 में मारना है। तो देखो 2:3 में मतलब है कि 10 को ऐसे संख्या में बांटो जिसका अनुपात 2 आ जाए। जैसे मान लो 4/, जैसे मान लो हम कोई संख्या ले ली, मान लो 1/9, इनका योग कितना हो रहा है 10, तो अनुपात है वो 1:9 है। जैसे मान लो 2/8 मान लेते हैं, इसका अनुपात है वो 1/4 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। जैसे मान लो 3 ले लें, 3/7, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, ये हो जाएगा 3:7। जैसे 4 और 6 का लेंगे तो हो जाएगा 2:3। तो ये अनुपात है वो हमारा बैठ रहा है, जिनका योग भी 10 हो रहा है। तो मतलब कि 2:3 में मतलब कि क्या करना है, 4/6 के अनुपात में जाना है। मतलब कि एक तरफ 4 रखनी है, दूसरी तरफ 6, 1 2 3 4, मतलब कि एक यहाँ से और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमें प्रकार रखना है। प्रकार कहाँ रखना है, इस पॉइंट पे, जो इस पर रेखा वाला लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर। और फिर यहाँ से हमें एक चाप निकालना है। क्या निकालना है, फिर एक हमें इस प्रकार एक चाप निकालना है, ठीक है। तो इसको अब जैसे काटोगे आप, मतलब यहाँ तो देखो नहीं दिख रहा है, अब इसको चाप निकालोगे तो आप, तो यहाँ से एक चाप निकलेगा, ठीक है। ये चाप यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जिसे मतलब अनुपात होगा वो होगा। तो आपको रचना लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट होगा वो होगा हमारा पी, और उस अनुपात, ये अनुपात 2 होगा और ये 3 होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। ये उस बेसिकली जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। और जो अगला सवाल है वो लास्ट सवाल है आज का, 19वां सवाल है। और वो कह रहा है कि एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है। मतलब कि एक पोल है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास पोल है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ठीक। क्या करना है, सीसीटीवी बढ़िया सा कैमरा लगाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, कैमरा लगाना है, वो भी कौन सा, सीसीटीवी। मतलब आप जरा टावर है वो गलती नहीं कर सके, हमको चौराहे पर लगाना है। ये पोल की लंबाई कितनी है, 12 मीटर, 12 मीटर, यस। और आगे कह रहा है कि ताकि, मतलब ये लगाना है ताकि पोल के शीर्ष मतलब पोल के ऊंचे भाग कि शीर्ष से 13 मीटर दूरी दृष्टि रेखा से 13 मीटर दूरी पर दृष्टि रेखा, दूरी दृष्टि रेखा मतलब दूरी दृष्टि रेखा, मतलब यहाँ से जो, मतलब ये कुछ नहीं, त्रिकोणमिति का सवाल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मतलब कि 13 मीटर की दृष्टि रेखा को आगे जाता देखा जा सके। तो इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देगा। मतलब कि तो देखो बस कुछ नहीं, सवाल में कुछ नहीं है कि देखो ये पोल था 12 मीटर का और हमें 13 मीटर की दृष्टि रेखा बनानी है। इसके लिए हमें पूछ रहा है कि ये लंबाई है वो कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो ये 12 मीटर दे रखा है, ये 13 मीटर दे रखा है, हमें एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है तो ये दूरदृष्टि रेखा वो 13 मीटर देख सके, और ये हमें ज्ञात करना था, कौन सी, ये ज्ञात करनी थी। इसके लिए हम बोधायन प्रमेय याद करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बोधायन प्रमेय का सूत्र से प्रयोग करेंगे। वो क्या होता है, बोधायन प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर, कर्ण ये 13 है, ठीक है। इस प्रकार आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, आधार x है, ये मैंने पहले ज्ञात की है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। और अगर और लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 13 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को मान ज्ञात करने के लिए इसको वहां भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर मतलब कि 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से घटाओगे तो 25 बटेगी, और ये जाएगा अंडर एक्स बराबर अंडर 25, एक्स बराबर प्लस माइनस 5, मतलब कि एक्स बराबर हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, तो ये उत्तर है एक्स 5। तो मतलब एक्स जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स का मान आ जाएगा वो 5 मीटर आ जाएगी। तो ये था आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको लगता है कि इस और मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं मॉडल पेपर और जो इस मॉडल पेपर का जो मैंने लगभग 18 से 19 सवाल किए, तो जो सी पार्ट है और डी पार्ट है वो आपको करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है तो, वरना धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू भाई जी।